दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना के हालात पर पीएम मोदी 27 जुलाई को फिर करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता। जी आपको बता दें कि कोरोना का प्रकोप देश में बढ़ता ही जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना अब समुदाय में फैलना आरंभ हो चुका है। कोरोना के खराब होते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से वार्ता करने का निर्णय लिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी देश में कोविड-19 के हालात पर 27 जुलाई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, राज्य के चीफ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। मालूम हो कि कोरोना महामारी फैलने के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 7वीं बैठक होगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करने के बाद किस तरीके का निर्णय ले सकते हैं? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि इन 9 राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और उपायों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश। यहां तेजी से बढ़ रहे हैं नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी में लगातार तेजी ने स्थिति भयावह बना दी है, लेकिन सरकार सर्वाधिक प्रभावित 9 राज्यों में अब कठोरता से कंटेनमेंट योजना को लागू करने और टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें इस संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कैबिनेट सचिव ने एक समीक्षा बैठक की है। समीक्षा में बैठक में कैबिनेट सचिव ने उच्च सक्रिय 9 राज्यों पर केंद्रित समीक्षा के बाद उन्हें तत्काल टेस्टिंग दर में वृद्धि करने और कठोरता से रोकथाम उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ राज्यों के स्वास्थ्य ढांचों को बढ़ाने और प्रभावी क्लिनिकल प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि 24 नवंबर तक अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी एयरलाइंस, किराया प्रतिबंध जारी। जी हम बात करें कि कोरोना संकट के बीच 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू की गई। विमान सेवाएं शुरू करने के साथ ही उड़ान मंत्रालय ने किराए की सीमा तय कर दी, ताकि विमान कंपनियों यात्रियों पर बोझ न डाल सके। अब एक बार फिर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस सीमा को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। एविएशन मिनिस्ट्री ने घरेलू रूट्स पर फ्लाइट्स के किराए पर लगाए गए प्रतिबंध को 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। उड्डयन मंत्रालय के इस आदेश के बाद एयरलाइंस कंपनी तेजी से किराए में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगी। 24 नवंबर तक घरेलू विमानों का न्यूनतम किराया 2000 से 6500 रुपए के बीच लागू रहेगा। आपको बता दें कि 25 मई को विमान सेवा शुरू करने के साथ ही एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस पर किराए को लेकर नियंत्रण रखने के लिए कैंपिंग कर दी थी, जिसके मुताबिक यात्रा में लगने वाले समय के आधार पर कैटेगरी बांटी गई थी और उसका न्यूनतम और अधिकतम किराया तय किया गया था, जिसमें न्यूनतम किराए की सीमा को 2000 से 6500 के बीच रखने का निर्देश दिया गया। तो वहीं किराए की अधिकतम रेंज 18,600 रुपए तय की गई है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने सरकार के फैसले के आधार पर किराए की अपर और लोअर लिमिट तय की थी, जिसके मुताबिक 40 मिनट की फ्लाइट के लिए न्यूनतम किराया 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 6000 रुपए तक के लिए किया गया है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि विदेश यात्रा के लिए अभी क्या है शर्तें और कब सामान होंगे उड़ान, सब कुछ जानिए। जी आपको बता दें कि भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के बीच आपसी सहमति से कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था हुई है, लेकिन इनमें सीटों की संख्या इतनी कम है कि भारतीय नागरिकों समेत बाकियों को भी जगह मिलने में दिक्कत हो रही है और काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि भारतीय और विदेशी एयरलाइंस कंपनियों में ये सहमति है कि वो किसी भी देश के नागरिकों को अपनी फ्लाइट में जगह देंगे, लेकिन यात्रियों के लिए दिक्कत ये है कि वो जहां जाना चाहते हैं वहां की सरकार ने उनके लिए क्या तय कर रखा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण फैलने पर सबसे पहले कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ही पाबंदी लगाता है। इसलिए आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां आपको घुसने की इजाजत मिलेगी या नहीं, ये पता करके ही फ्लाइट पकड़ने में समझदारी है। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि कोरोना मरीजों की संख्या देश में 13 लाख के पार पहुंची, 30,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है।
जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले 13 लाख से ज्यादा हो गए हैं। वर्ल्डोमीटर के डाटा के अनुसार शुक्रवार शाम तक देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,07,000 तक पहुंच गई है। अब तक के देश में कोरोना संक्रमण से कुल 30,807 लोगों की जान जा चुकी है। देश में फिलहाल एक्टिव मरीज 4,47,870 हैं और वहीं इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो चुके हैं लोगों की संख्या 8,28,514 है। दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना की जाए तो कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है। अमेरिका और ब्राजील में ही भारत से ज्यादा मामले हैं। और अब बता दें कि कंगना रनौत ने कहा, मैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद के लिए प्रतिबद्ध हूं। जी हम बात कर रहे हैं कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने वकील ईशान सिंह ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है कि जल्द ही कंगना दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं। दरअसल अभिनेत्री को उनके मुंबई स्थित आवास पर मुंबई पुलिस ने नोटिस मिला, जिसका जवाब देते हुए कंगना की ओर से कहा गया है कि अभिनेत्री सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर काफी मुखर रही है कंगना रनौत। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को लेकर कंगना रनौत से काफी मुखर रही हैं और सुशांत की मौत के लिए नेपोटिज्म और गैंगबाजी को जिम्मेदार ठहरा चुकी हैं। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर उनके द्वारा कहे गए किसी बयान में सच्चाई नहीं हुई तो वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस लौटा देंगी। हालांकि लॉकडाउन की शुरुआत में ही कंगना रनौत का बयान दर्ज करने के लिए मुंबई पुलिस ने कंगना से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन कंगना मनाली स्थित घर में चली गई थी और पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार के साथ वहीं हैं। कंगना कई बार ये व्यक्त कर चुकी हैं कि वे सुशांत सिंह राजपूत के निधन के मामले की चल रही जांच में अपना बयान दर्ज करना चाहती हैं। कंगना के वकील ने मुंबई पुलिस को दिए अपने जवाब में कहा है कि कंगना अपना बयान दर्ज कराने के लिए इस स्थिति में मुंबई नहीं आ सकती। ऐसे में उन्हें उन सवालों को भेजा जाना चाहिए जिनका जवाब देना जरूरी है और बयान वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड कर भिजवा सकती हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है दिल्ली के उपराज्यपाल का क्या नाम है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। 30 साल के शख्स को लगाया गया टीका। जी हम बात करें कि राजधानी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में देश की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का इंसान पर ट्रायल शुक्रवार से शुरू हो गया है। कोविड-19 के लिए बनी वैक्सीन कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए एम्स में पहला टीका 30 साल के शख्स को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि टीके के बाद इस व्यक्ति को 2 घंटे एम्स में ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया, उसके बाद उसे घर भेज दिया गया। इस ट्रायल को कर रही टीम को लीड कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय ने बताया कि शुक्रवार को पहले व्यक्ति को वैक्सीन दी गई है। सभी स्वास्थ्य जांच के बाद उसको ये टीका दिया गया है। अच्छी बात है कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाई दिया है। कुछ घंटे एम्स में रखने के बाद उसे घर भेज दिया गया है। अभी 7 दिन तक इस शख्स को डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेगा। शुरुआती चरण में 5 लोगों को टीका लगाया जाएगा, बाकी लोगों को शनिवार को वैक्सीन दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। अब जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 14 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। 10 मरीजों पर वैक्सीनेशन के बाद सेफ्टी का रिव्यू होगा, उसके बाद ट्रायल को आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली एम्स सहित देश के 12 सेंटरों में वैक्सीन का फेज 1 ट्रायल चल रहा है। कई सेंटरों में वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। पहले चरण में 375 लोगों पर परीक्षण होगा और इनमें से अधिकतम 100 एम्स से होंगे। दूसरे चरण में सभी 12 संस्थानों से 700 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बता दें कि इस समय दुनिया के कई देश कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के लिए दिशा में काम कर रहे हैं। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि रतन टाटा बोले, हमें भी बहुत घाटा लगा लेकिन हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर प्राइवेट सेक्टर पर पड़ा है। इस वजह से लगातार कर्मचारियों की छटनी जारी है, जिस पर टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने हैरानी जाहिर की है। साथ ही प्राइवेट कंपनियों को ऐसा नहीं करने की सलाह दी है। आपको बता दें टाटा के मुताबिक उनकी कंपनी को भी कोरोना काल में घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा कि कोविड-19 की वजह से कई भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। ये कोई समाधान
इंसान नहीं है। इससे पता चलता है कि भारतीय कॉर्पोरेट जगत के टॉप लीडरशिप में हमदर्दी का अभाव है। कंपनियां जिन लोगों को निकाल रही है उन्होंने अपना पूरा करियर उसी कंपनी के लिए लगा दिया। बिजनेस सिर्फ पैसे बनाने के लिए नहीं होता। किसी भी कंपनी को अपने स्टेक होल्डर्स और ग्राहकों को लेकर सब कुछ सही और मूल्यों के आधार पर ही करना चाहिए। रतन टाटा के मुताबिक टाटा समूह भी कोरोना महामारी के प्रभाव से अछूता नहीं है। उनकी कंपनी को भी लगातार घाटा हो रहा है, लेकिन होटल, ऑटो और अन्य सेक्टरों में उन्होंने किसी की छटनी नहीं की है। सिर्फ सॉफ्टवेयर समूह ने अपने शीर्ष मैनेजमेंट के वेतन में 20% की कटौती की है। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए टाटा समूह ने पीएम केयर्स के 500 करोड़ का दान किया है। उन्होंने कहा कि मंदी के दौर में बने रहने के लिए आपको जो उचित और आवश्यक लगता है उसके संदर्भ में आपको बदलना होगा। कोई निश्चित तरीके से व्यापार करना जारी नहीं रख सकता है। अगर आप अपने कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील नहीं बनेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान में वर्क फ्रॉम होम अच्छा उपाय है। ले ऑफ कंपनी की समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करेगा। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है यूपी से। आपको बता दें कि पूर्व आईएएस अफसर ने कहा यूपी में योगी आदित्यनाथ जी की आंखें खोलने में मेरी मदद करें। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी योगी सरकार के खिलाफ अब ट्विटर पर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है। कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण और हत्या के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा यूपी के रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सबसे पहले हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन अप किया और इस पर महज कुछ ही देर में खबर लिखे जाने तक 30,000 से अधिक ट्वीट्स हो चुके हैं। रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार की सुबह हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन अप पर ट्वीट करने की मांग की है। आपको बता दें कि हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन अप पर ट्वीट और रिट्वीट करने लगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन अप पर ट्वीट किया है। कानपुर से अपहरण इकलौते बेटे की मौत की खबर दुखद है। चेतावनी देने के बाद भी सरकार निष्क्रिय रही। अब सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। सपा मृतक के परिवार को 50 लाख की मदद देगी। ट्वीट में आगे लिखा है कि अब कहां है दिव्य शक्ति संपन्न लोगों का भयोत्पादक प्रभा मंडल व उनकी ज्ञान मंडली। रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या 10,000 लोग हैशटैग प्रेसिडेंट रूल इन अप हैशटैग पर ट्वीट करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की आंखें खोलने में मेरी मदद करेंगे। इस हैशटैग पर खबर लिखे जाने तक 30,000 से ज्यादा ट्वीट किए गए हैं। विपक्ष के कई नेता सोशल एक्टिविटीज से लेकर आम यूजर्स भी इस हैशटैग के जरिए अपनी बात रख रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर यूपी की योगी सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से इन्होंने कहा है यूपी के हालातों को देखते हुए क्या वाकई में वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर में आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से दुखी 13 साल की छात्रा ने छिछोरे फिल्म देखते देखते कर ली आत्महत्या। जी आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपनी बेहतरीन अदाकारी और अपने सरल व शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, लेकिन जिस तरह से अचानक उन्होंने मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर आत्महत्या कर ली उसने हर किसी को चौंका दिया है। लोग उनकी आत्महत्या पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश की बात कर रहे हैं, लेकिन सुशांत की आत्महत्या का लोगों पर किस कदर असर पड़ा है इसका अंदाजा आपको छत्तीसगढ़ स्थित भिलाई की इस खबर से लग सकता है। यहाँ महज 13 साल की छात्रा ने सुशांत की मौत के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि सुशांत सिंह के फैन ये छात्रा सुशांत की मौत से इतना दुखी थी कि उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद छात्रा का एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसमें छात्रा ने आत्महत्या से पहले लिखा कि वह सुशांत सिंह के दुनिया से चले जाने की वजह से काफी दुखी है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वह आत्महत्या कर रही है। वहीं इस आत्महत्या के बाद भिलाई नगर पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
और अब बता दें कि सोनू सूद फिर से बने रियल लाइफ हीरो, विदेश में फंसे 1500 छात्रों को पहुंचाया घर। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने वाले एक्टर सोनू सूद अपने नेक कामों से रियल लाइफ के हीरो बन चुके हैं। इस दौरान लोग उन्हें मसीहा, फरिश्ता, फिल्म इंडस्ट्री का नया रजनीकांत, रियल लाइफ हीरो, भाई, दोस्त और बेटा कहकर उनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। अब सोनू सूद ने विदेश में फंसे 1500 छात्रों को उनके वतन भारत बुलाया है। सोनू सूद ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से सोनू सूद देश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर निकल कर आ रही बिहार से। आपको बता दें, पप्पू यादव का विवादास्पद बयान, कहा बिहार की बाढ़ नेताओं की नाजायज औलाद। जी आपको बता दें कि बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच राजनीति भी तेज होती जा रही है। कोरोना महामारी के बीच आई बाढ़ की इस त्रासदी ने चुनाव साल में विपक्षी दलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने का मौका दे दिया है। अपनी नई पार्टी बनाकर बिहार में अपना आधार बनाने में लगे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बाढ़ को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। आपको बता दें, पूर्वी चंपारण के अलग अलग बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा करने के बाद यादव ने कहा है कि बिहार की बाढ़ नेताओं की नाजायज औलाद है। यादव ने कहा कि हर साल आने वाली बाढ़ की त्रासदी का असली कारण नेताओं और अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। यादव ने आरोप लगाया कि हर साल की बाढ़ की सिंचाई विभाग नेताओं और अधिकारियों के लिए दुधारू गाय बनकर रह गई है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि बाढ़ आपदा से ज्यादा आदमखोर बन गया है, जिसके चलते भारी तबाही हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों की लूट की जाती है और ये एक प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक आपदा है। तो दोस्तों, आप लोग क्या लगता है कि बिहार में जो पप्पू यादव बोल रहे हैं, क्या उनका कहना सही है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराया बयान, पूछे गए 158 सवाल। जी आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष शुक्रवार को बयान दर्ज कराया। बीजेपी नेता आडवाणी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराया। गुरुवार को बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान अदालत में दर्ज कराया था। आपको बता दें, बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में इस समय आरोपियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सभी 32 आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज हो रहे हैं। अयोध्या में मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने ढहाई थी। उनका दावा था कि जिस जगह मस्जिद थी वहां राम का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व आडवाणी और जोशी ने किया था। भाजपा नेता उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस मामले में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। पेशी के दौरान सीबीआई के तैयार किए गए 1147 सवालों में 158 सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने से पूछे गए थे और अदालत मामले की रोजाना सुनवाई कर रही है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसे 31 अगस्त तक मामले की सुनवाई पूरी कर लेनी है। विशेष न्यायाधीश एस.के. यादव की अदालत में 92 वर्षीय आडवाणी के बयान दर्ज कराते समय उनके वकील विमल कुमार श्रीवास्तव, के मिश्रा और अभिषेक रंजन मौजूद थे। सीबीआई के वकील ललित सिंह पी चक्रवर्ती और आर.के. यादव भी मौजूद थे। और अब जान लेते हैं क्या है देश में सोने चांदी का भाव। 4 दिन में 1700 रुपए चढ़कर 51,000 के पार हुआ सोना। चांदी के तेवर हुए नरम। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में तेजी का दौर लगातार जारी है। उच्चतम शिखर पर पहुंचने के बाद सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को एक बार फिर से सोने की कीमत में तेजी आई है और सोना फिर से महंगा हो गया। अगर पिछले 4 दिनों में सोने की कीमत में 1696 रुपए की तेजी आई है। सोना शुक्रवार को 336 रुपए चढ़कर 51,049 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। हालांकि चांदी की कीमत में नरमी देखने को मिली है। और अब जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी, एमपी में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में टूटा सारण बांध, ट्रेन सेवाएं रद्द। जी हम बात करें कि मानसून की वजह से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। असम और बिहार में तो बाढ़ ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, मराठवाड़ा और तेलंगाना के कुछ इलाकों में भारी बारिश, जबकि झारखंड और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने का अनुमान है। तो वहीं दिल्ली में भी इंद्र देवता मेहरबान रहने वाले हैं। इससे आज और कल दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।